हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। आज हम करेंगे वीडियो मेंस एग्ज़ाम 9 जुलाई 2022 को जो है उसमें मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 40 पारियों का औसत उसका 50 रन है। उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। उच्चतम व न्यूनतम स्कोर को हटा दिया जाए तो पीछे बची हुई 38 पारियों का औसत रन 48 है। तो देखो 40 पारियों का औसत कितना है, 50 है, तो 40 पारियों के कुल रन हो जाएंगे 40 को 50 से गुणा करने पर 2000। और अगर उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर को हटा दें तो पीछे बची हुई 48 पारियों का औसत कितना हो जाएगा, औसत 48 है, तो कुल रन कितने हो जाएंगे 38 पारी के। तो 38 को 48 से गुणा करने पर 8 8 64, असलागी 6, 8 3 24 और 32, 56 और 6 62, असलागी 6, 4 3 12 और 6 18। तो ये 40 पारियाँ कुल रन है और ये 38 पारियाँ कुल रन है। तो इसमें से ये घटाएंगे तो जो उसका हाईएस्ट स्कोर है और जो लोवेस्ट स्कोर है उनका योग आ जाएगा, जो 2 पारी हटाई गई है उनका योग आ जाएगा। घटाने पर आएगा 76 और यहाँ आ जाएगा 176। ये हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर का जोड़ है। उसके बाद में उच्चतम स्कोर न्यूनतम स्कोर से 172 अधिक है। इसका मतलब हाईएस्ट स्कोर और लोवेस्ट स्कोर का जो डिफरेंस है वो 172 है। अब दोनों को जोड़कर आधा करेंगे तो हाईएस्ट स्कोर आ जाएगा 2h प्लस l माइनस l कट जाएगा और ये जोड़ेंगे तो 348 हो जाएगा। तो h बराबर 348/2। तो उसका हाईएस्ट स्कोर जो है वो 174 हो जाएगा। पहला ऑप्शन इसका सही है। दूसरा क्वेश्चन था, इस चित्र में x का जो मान है वो बताना है। तो देखो, एक त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर जो बहिष्कोण बनता है वो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो ये जो कोण होगा वो x और 2x का जोड़ है 3x के बराबर। अब ये वाला जो कोण है वो इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा। 3x प्लस y बराबर 3y, प्लस y इधर आ जाएगा तो माइनस y, 3y में से y गया 2y और x का मान बताना है तो ये 3 भाग में चला जाएगा। तो 2y/3 दूसरे ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन था, 5 सही 3/1 गुणा b सही 1/2 बराबर 19 है। तो ए और बी का मान बताना है। ये गुणा में नहीं है, मिश्र भिन्न है। तो ऑप्शन से इसको हल करेंगे, किसका 19 बनता है। तो दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। अगर यहाँ पर 7 हो और यहाँ पर 3 हो तो ये हो जाएगा 7 5 35 और 3 38/7 और ये हो जाएगा 2 3 6 और 1 7/2। तो 7 से 7 कट गया, 38 में 2 का भाग देंगे 19। तो ये ऑप्शन, ये ए का मान 7 और बी का मान 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक जरूरी है और एक कैंडिडेट 238 अंक प्राप्त करके 26 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया है, फेल हो गया है। तो परीक्षा के में अधिकतम अंक बताने कितने थे। देखो 33% अंक है वो पासिंग मार्क है और इधर कितने नंबर है, 238 आ गए और 26 अंकों से फेल हो गया। मतलब 26 अंक और आते तो उसके 33% नंबर हो जाते और वो पास हो जाता। तो 238 में अगर 26 जोड़े तो ये बनता है 264। तो 33% अगर 264 है तो उसका 100% किसके बराबर है, यानी पूरे मार्क्स कितने नंबर का पेपर था। तो 33 भाग में और 100 गुणा में। 33 8 है 264, 100 को 8 से गुणा करेंगे, 100 8 है 800। तो कुल जो पेपर था वो 800 नंबर का है। सी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन था, पी और क्यू एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं जिनका उसमें जो उनका प्रॉफिट का रेशो है, लाभ का अनुपात है वो 3:5 है और क्यू ने 12 माह के लिए 80,000 रुपये निवेश किए और पी ने 72,000 रुपये कितने माह के लिए निवेश किए। देखो, पूंजी का अनुपात और लाभ का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर पहले क्या है, पी है, तो पी का पूंजी कितनी है 72,000 रुपये और ये कितने महीने के लिए बताना है तो एक्स और अनुपात। फिर क्यू की पूंजी 12 माह 80,000 रुपये 12 माह के लिए, तो कुल पूंजी 80,000 गुणा 12 माह हो जाएगी। ये जो अनुपात है वो बराबर होगा लाभ के अनुपात के। तो हमने पहले पी का लिखा है, तो पी का अनुपात है, लाभ का अनुपात 3 और क्यू का है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का मान आ जाएगा 3 0 से 3 0 कट गया, 8 दाई 80, 8 9 72, 3 3 9, 3 चौके 12, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 से 3 कट गया, x बराबर आ गया 2 चौके 8 एकम 8। तो जो है P ने 8 माह के लिए निवेश किया है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, P और Q के पास कुछ धन है। यदि P Q को 30 रुपये देता है
तो Q के पास P के बचे हुए धन का दुगना हो जाता है, और यदि Q P को 10 रुपये देता है तो P के पास Q के धन का तिगुना हो जाएगा। तो P के पास कितनी धनराशि है बतानी है, P और Q। अब क्या करेंगे, P जो है वो Q को 30 रुपये दे रहा है, तो Q के पास प्लस 30 हो गए, और इधर से 30 कम हो गए तो माइनस 30 कर देंगे। अब जो ये Q के पास धन है वो P के बचे हुए धन का दुगना हो जाएगा, तो P के पास जो रकम है उसको दुगना कर देंगे। 2 से गुणा करने पर क्या आएगा, 2P, और प्लस Q उधर जाएगा माइनस Q, और ये 30, 2 3 6 यानी माइनस का 60, इधर आकर के प्लस 60, 60 और 30 90। दूसरी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ से, यदि Q P को 10 रुपये देता है, अब क्या कर रहा है, Q जो है P को दे रहा है, तो P के पास प्लस 10 हो गए और Q से 10 कम हो गए। अब जो है P के पास जो धन है वो Q के धन का तिगुना, Q के धन से तिगुना हो गया, तो Q वाले को 3 से गुणा कर देंगे, P 3 को Q से गुणा करेंगे तो 3Q, उधर जाएगा माइनस का 3Q, बराबर यहाँ 10 30 माइनस का, और प्लस 10 इधर आकर भी माइनस का 10 हो जाएगा, तो 30 और 10 40। ये दोनों इक्वेशन हो गई। अब यहाँ हमें P का मान निकालना है, तो P के पास जो धन है वो बताना है, तो Q को हटाना है, Q को एलिमिनेट करना है। इसके लिए Q का गुणांक बराबर कर लेंगे, यहाँ पर Q का गुणांक 1 है, इधर 3 है, तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, तो 3 दूना 6P माइनस 3Q बराबर 90 3 270, और दूसरी इक्वेशन ये है P माइनस 3Q बराबर माइनस 40। अब हमें घटाना है, माइनस निशान चेंज कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 6P और P 7P हो जाएगा, इधर 270 और 40 जोड़ेंगे तो 310 हो जाएगा, और 310 में 7 का भाग देंगे तो P की धनराशि आ जाएगी, यहाँ 6P में से P जाएगा, 5P बचेगा, और 5 से भाग लगाएंगे तो 5 1 30 5 दूनी 10, तो P के पास जो धनराशि है वो 62 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, यदि X Y Z मिलकर 10 दिन में कोई काम कर सकते हैं और तीनों मिलकर कार्य शुरू करते हैं और 4 दिन बाद X काम छोड़कर चला गया और बाकी बचा हुआ काम Y और Z मिलकर 10 दिन में करते हैं, तो X अकेला उस काम को करे तो वो कितने दिन में कर सकता है। देखो यहाँ पर हमें ये देखना है कि 4 दिन बाद X चला गया है काम छोड़कर, इसका मतलब पीछे जो काम रह गया है वो 6 दिन का काम रह गया है इन तीनों के लिए, X और Y Z तीनों के लिए 6 दिन का काम रह गया है। काम का जो फॉर्मूला होता है वो कार्य क्षमता गुणा समय होता है, तो 6 दिनों का काम रह गया, मतलब टोटल कितना काम रह गया, X की कार्य क्षमता प्लस Y की कार्य क्षमता प्लस Z की कार्य क्षमता, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, 6 दिन में ख़त्म करेंगे, क्योंकि तीनों ने मिलकर 4 दिन तक तो किया है, अब उन तीनों के लिए 6 दिन का काम रह गया, तो काम कार्य क्षमता गुणा समय, टोटल ये काम बचा हुआ है, और ये बचा हुआ काम कर कौन रहा है, Y और Z मिलकर कर रहे हैं, तो Y और Z की कार्य क्षमता गुणा में कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन 10 दिन में कर रहे हैं, तो ये काम दोनों एक सा काम है, ये इन तीनों के लिए 6 दिन का काम है और दोनों के लिए 10 दिन का काम है। यहाँ से हमें इनकी कार्य क्षमता पता चलेगी, 6 को X से गुणा करेंगे, 6X प्लस 6Y प्लस 6Z, और ये 10Y प्लस 10Z। अब 6X यहाँ 10Y में से माइनस 6Y जाएगा तो 4Y बच जाएगा, ऐसे ही 10Z में 6Z जाएगा, 4Z बच जाएगा, और X Y प्लस Z यहाँ आकर भाग में आ जाएगा, तो 4 ये 6 भाग में 2 दूनी 4 2 3 6, यानी X की कार्य क्षमता है वो 2 काम की है और Y प्लस Z की कार्य क्षमता है वो 3 काम की है। टोटल काम कितना है, टोटल काम कितना है, X Y Z तीनों कार्य क्षमता कितनी है, 2 और 3 5 की है, और समय कितना लगा रहे हैं तीनों 10, तो 10 5 50 काम है, और 50 काम को अकेला X कितने दिन में करेगा, जबकि X की कार्य क्षमता कितनी है, 2 काम पर डे कर रहा है, तो इसका समय बताना है, तो काम बटा में कार्य क्षमता, काम टोटल 50 काम है और 2 उसकी कार्य क्षमता 2 का भाग देंगे, तो 25 दिन में अकेला X जो इस काम को 25 दिन में ख़त्म कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है, पहले साल 5% की वृद्धि होती है तो 1 + 5/100, दूसरे साल 1% की 8% की कमी होती है तो 1 - 8/100, तीसरे वर्ष 3% की वृद्धि होती है तो 1 + 3/100, 3 साल बाद की जनसंख्या बतानी है, तो 100 एकम 100 और 5 ये 105/100 हो गया। यहाँ 1 लाख प्रारंभिक जनसंख्या है, 100 - 8 92/100 हो गया, ये 100 एकम 100 और 3 103/100 हो गया।
तो 3 और 2 5 0 कैंसिल हो जाएंगे इसके। उसके बाद 5 दूनी 10, 21 5 105, 2 1 2, 46 दूना 52। अभी ये गुणा करना है, 21 को 46 से गुणा करेंगे 6, 6 दूनी 12, 4 16, 8 9 66। इसको 103 से गुणा करेंगे 6 3 18, 6 3 18 और 1 19, 9 3 27, 28 और 6 34 और 6 3 9, 9 1 9, 99,498 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्यू स्क्वायर प्लस 3q, ये एक बीजीय व्यंजक है। दूसरा क्यू स्क्वायर प्लस 5q प्लस 6। तीसरा ये, इसका एलसीएम बताना है, लघुत्तम समापवर्ती बताना है। तो इसे गुणनखंड कर लेते हैं। q कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा q, और 3q में q कॉमन लेंगे 3। इसके गुणनखंड करेंगे, प्लस 6 है, जोड़ने पर 5 और गुणा करने पर 6 आना चाहिए। तो 2 और 3, 2 और 3, 2 और 3 मतलब q प्लस 2 और 3 का मतलब q प्लस 3। ये दो गुणनखंड हो जाएंगे, 2 और 3 5 और 2 3 6। ऐसे ही जोड़ने पर 4 और गुणा करने पर 3 आना चाहिए। तो 3 और 1 4, 3 और 1 4 और 3 एकम 3 q में है। तो q प्लस 3 और q प्लस 1, ये सारे गुणनखंड हो गए। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन गुणनखंड है उसकी हाईएस्ट पावर और बाकी सब गुणनखंड लिखते हैं, छोड़ना कुछ भी नहीं है। तो q आ गया, तो दूसरा q प्लस 1 आ गया, q प्लस 2 भी आ गया और q प्लस 3 तो कॉमन है। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। और ये चौथे ऑप्शन में है q गुणा q प्लस 1, q प्लस 2 और q प्लस 3। यदि चॉइस किसी संख्या के 3/4 का 2/3 है तो उस संख्या का 1/4 कितना होगा। किसी संख्या मतलब x का 3/4 का 2/3 बराबर चॉइस है, तो अब हमें इस संख्या यानी x का 1/4 बताना कितना होगा। 1/4 का मतलब हो गया कि हमें x का 1/4 यानी x गुणा 1/4 इसका मान बताना है, बाकी इधर ले आएंगे तो 2 भाग में चला जाएगा। चॉइस में 2 का भाग देंगे 12, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका। 1/4 भाग जो है 12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 24 और 18 सेंटीमीटर है। ये समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण जो है आपस में लंब समद्विभाजित करते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। तो ये विकर्ण जो 24 है तो ये समद्विभाजित करते हैं तो ऊपर विकर्ण 12 रह जाएगा और ये दूसरा विकर्ण 18 है तो ये 9 रह जाएगा। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है तो ये बताना है, यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण बतानी है। और कर्ण होता है √ आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार है 9 का स्क्वायर और लंब है 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर 144, 9 का स्क्वायर 81, जोड़ेंगे तो ये हो गया 225 और 225 का √ हो गया 15। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा जो है वो 15 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर, ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इसके बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा है PQ जो केंद्र O से जाने वाली रेखा पर इस प्रकार मिलती है कि ये जो OQ है ये 12 सेंटीमीटर है, ये OP इस वृत्त की त्रिज्या है जो कि 5 सेंटीमीटर है और ये स्पर्श रेखा और त्रिज्या आपस में लंबवत होती है, 90 डिग्री बनाती है। तो समकोण त्रिभुज का कर्ण हमें दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, ये PQ की लंबाई यानी आधार ज्ञात करना है और आधार जो होता है वो √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण यहाँ 12 है, 12 का स्क्वायर माइनस लंब 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 144 में से 25 घटाएंगे √ 119 सेंटीमीटर PQ की लंबाई हो जाएगी जो कि पहले ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब 20 वर्ष और 24 वर्ष आयु वाले 2 व्यक्तियों को 2 महिलाओं से बदल दिया जाता है। तो दोनों महिला की औसत आयु बतानी है। देखो ये 2 व्यक्ति है 20 और 24 साल के, इनको बाहर किया जाता है, मतलब 44 साल आयु जो है वो कम हो गई है। इसके बदले में 2 महिलाएं आती हैं जिनसे औसत आयु है 2 वर्ष बढ़ जाता है। 8 व्यक्तियों का औसत 2 बढ़ जाता है तो 8 दूनी 16 साल जो उम्र टोटल योग जो है वो 16 साल ज़्यादा हो जाएगा। तो 44 को रिप्लेस तो करेंगे 44 से, प्लस 16 और इनकी आयु होगी तभी 2 वर्ष बढ़ेगा। अगर 44 साल वाले 2 व्यक्तियों को हटा करके 2 महिलाएं 44 साल की आएगी तो औसत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 16 साल ज़्यादा होगी तो प्रत्येक की 2 वर्ष आयु जो औसत है वो बढ़ जाएगा। तो 44 और 60 यानी दोनों जो महिलाएं आई हैं उनकी आयु का योग 60 वर्ष है। औसत बताना है तो 2 का भाग दे देंगे 30 वर्ष। जो 2 महिलाएँ बदली हैं, 2 महिलाएँ आई हैं, उनकी औसत आयु है 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिए गए चित्र में ये जो CE है
वो कोण ए सी डी का समद्विभाजक है, यानी ये दोनों कोण बराबर है। और ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी है, तो कोण ए सी ई ये कोण ज्ञात करना है। देखो बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं, तो 55 के सामने ये वाला कोण भी 55 होगा। अब ये तीनों कोण जो है रैखिक युग्म है, यानी एक सरल रेखा के एक ही तरफ बने तीनों कोणों का जो जोड़ है वो 180 होगा। 180 में से ये 55 घटा दो, 5 7 में से 5 या 2 125, यानी इन दोनों कोणों का जोड़ जो है वो 125 है। और ये दोनों कोण बराबर है, क्योंकि सी ई जो है वो इस कोण का समद्विभाजक है, तो दोनों बराबर है, तो 2 से भाग दे दो, तो 62.5। तो कोण ए सी ई 62.5, ये भी 62.5, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 62.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण के निकाय के अनंत हल विद्यमान है। तो अनंत हल अगर a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो, तो उस दोनों समीकरण के अनंत हल होते हैं। a1 पहले समीकरण का x का गुणांक 1, ये a2 है दूसरी समीकरण का x का गुणांक, b1 है पहले समीकरण में y का गुणांक, और b2 है दूसरी समीकरण में y का गुणांक, ये c1 c2 है। इन दोनों को बराबर रख के हम k का मान निकाल सकते हैं। k+1 को k+1 से गुणा करेंगे तो k+1 का होल स्क्वायर, 9 को 1 से गुणा करेंगे 9 एकम 9, स्क्वायर हटाएंगे इसके पर रूट, 9 का रूट 3, k का मान आ जाएगा 3 + 1 इधर आकर के -1, 3 - 1 2, k का मान 2 हो जाएगा, जिसके लिए अनंत हल विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13/5 की पावर 3 का दशमलव मान बताना कितना है। तो 13/5 की पावर 3 5 × 5 × 5, तो ये हो गया 5 5 25 25 5 125। 13 में 125 का भाग देना है, और हम जानते हैं 125 को अगर 8 से गुणा करेंगे तो 1000 बन जाएगा, और 13 8 104, नीचे बन गया 1000, और 1000 से भाग देना मतलब 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाना, तो 0.104 डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ वर्त का केंद्र है और ये ए सी बी ओ इसके अंदर एक समांतर चतुर्भुज है, तब हमें कोण ए सी बी बताना है, ये वाला कोण बताना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ऐसे मिला देंगे पॉइंट डी, ऐसे करने से ये ए सी बी डी जो है वो चक्रीय चतुर्भुज हो गया है। चक्रीय चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसके चारों शीर्ष एक वर्त पर स्थित हो, ए सी बी डी के चारों शीर्ष वर्त पर स्थित है। ये कोण हमें ज्ञात करना है, मान लेते हैं एक्स है, और ये वाला कोण कितना होगा, ये वाला कोण कितना होगा एक्स, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं। तो हम काम इसको एक्स मान लेते हैं। तो ये जो है चाप ए बी द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण है वो शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, तो ये x है, ये 2x हो जाएगा। अब समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये 2x है तो ये भी 2x होगा, 2x और 2x हो गया। और इससे पहले हमें x और 2x, ये चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण है उनका जो जोड़ है वो 180 डिग्री होता है, तो 2x और 1x 3x बराबर 180 डिग्री हो गया। x बराबर आएगा 180, 3 भाग में चला जाएगा 60, यानी ये कोण 60 डिग्री हो गया है। तो यहाँ पर केंद्र पर कितना कोण बनेगा, शेष परिधि का दुगुना, तो 60 × 2 120। अब ये 120 है तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये 120 है तो ये सी पर भी 120 डिग्री कोण बनेगा, तो ए सी बी हो गया 120 डिग्री, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2x - 1 इस बहुपद 2x³ + ax² + 11x + a + 3 का एक गुणनखंड है, तो a का मान बताना है। देखो अगर ये गुणनखंड है तो x की जगह -1 इधर आकर के 1, x की जगह 1/2 इस बहुपद में रखेंगे, तो 1/2 इस बहुपद का शून्यक होगा, यानी x की जगह 1/2 रखने पर इस बहुपद का मान जो है वो 0 आना चाहिए। x की जगह 1/2 लिखेंगे और बराबर 0 कर देंगे, और यहाँ से हमें a का मान मिल जाएगा। तो ये हो गया 2 × 1 का क्यूब 1 बटा में 2 का क्यूब 8, तो ये टोटल 1/4 है। यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 11/2 + a + 3 बराबर 0। तो a/4 + a को बाईं तरफ, बाकी को दाएं तरफ, ये 1/4 माइनस का, और माइनस का 11/2 और माइनस का 3, तो ये हो गया 4a और 1 5a/4
और इधर हो गया 4 एलसीएम लेने पर माइनस का 1 माइनस का 22 माइनस का 12, 22 और 12 34 और 1 35/4, 4 से 4 कट गया, ये 5 भाग में जाएगा, 35 में 5 का भाग देंगे तो माइनस का 7, तो ए का मान आ जाएगा माइनस का 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.2 की पावर 3, 0.3 की पावर 3 प्लस 0.5 की पावर 3, ये आपको दिख रहा है, इसकी बस बताना है किसके बराबर है। तो देखो अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो हमें सर्वसमीकरण लगानी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab की, जो होती है a प्लस बी प्लस सी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो इसकी जगह ये लिखा जाएगा, और बटा में यहाँ पर देखें ये ए है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यानी ये पूरा कैंसिल हो जाता है सेकंड गुणनखंड इसका, तो बचेगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ए यहाँ पर है 0.2 प्लस बी है 0.3 प्लस सी है 0.5, तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1.01, तो पहला ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल में एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3 सेमी है, तो इसमें आने वाले पानी का आयतन बताना है। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, आर है त्रिज्या यहाँ पर 3, तो 3 का क्यूब मतलब 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 से 3 कट गया, 3 3 9, 9 दूना 18 पाई, 18 पाई सेमी क्यूब इस बर्तन में पानी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये चित्र दिया हुआ है और हमें x का मान ज्ञात करना है। देखो दो त्रिभुज है यहाँ पर, एक तो KPN, दूसरा है KLM, दोनों समरूप है क्योंकि इसके m बिंदु पर 40, इसके n बिंदु पर 40 डिग्री कोण है, और K बिंदु पर जो कोण है वो दोनों के लिए कॉमन है। तो कोण कोण नियम से दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसका मतलब ये हो गया कि बड़े त्रिभुज की भुजा A बटा में छोटे त्रिभुज की भुजा X बराबर बड़े त्रिभुज की भुजा MK यानी B प्लस C बटा में छोटे त्रिभुज की भुजा C। तो ये समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो b प्लस सी को x से गुणा करेंगे, b प्लस सी गुणा x बराबर a को c से गुणा करेंगे ac, और x का मान ज्ञात करना है तो b प्लस सी बटा में, तो ac बटा में b प्लस सी, तो c ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य LCM 225 दिया हुआ है और उच्चतम उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी HCF 5 दिया हुआ है, और उन दोनों में से एक संख्या 25 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। आप जानते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF ये होता है। तो यहाँ पर एक संख्या 25 दी हुई है और आपको दूसरी संख्या बतानी है, और LCM यहाँ पर 225 और HCF दिया हुआ है 5, तो ये दूसरी संख्या बतानी है, तो 25 जाएगा भाग में, 25 से कम 25, 25 में 225 और 9 पंजे 45, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, दूसरी संख्या 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 30 सेमी, 90 सेमी और 1 मीटर 20 सेमी और 1 मीटर 35 सेमी लंबाई मापने वाले पैमाने की सबसे बड़ी लंबाई बतानी है। सबसे बड़ी का मतलब हो गया HCF ज्ञात करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 30 का, 90 का, 1 मीटर 20 सेमी, 1 मीटर में 100 सेमी तो ये 120 सेमी, और 1 मीटर में 100 सेमी तो ये 100 और 35 135। इनका HCF ज्ञात करना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन सब में वो बड़ी सी बड़ी संख्या बतानी जिसका भाग इन सब में चला जाए। तो 5 का भाग सब में जा रहा है, 10 का भाग सब में नहीं जा रहा, 15 का भाग सब में जा रहा है, और 30 का भाग सब में नहीं जा रहा। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हुई? 15। अभाज्य गुणनखंड करके भी HCF ज्ञात कर सकते हैं, तो सही उत्तर होगा इसका 15। नेक्स्ट क्वेश्चन में 700 रुपये 3 वर्ष बाद 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज बताना कितना बढ़ेगा। तो मिश्र धन का सूत्र होता है मूलधन जो कि 700 है, 1 प्लस दर यहाँ पर 4 है बटा 100, समय यहाँ पर है 3 वर्ष। ये मिश्र धन है, इसमें से 700 घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 700, 100 एकम 100 और 4, 104 बटा 100, 3 बार लिखना है 104 बटा 100 और
4/100, 2 0 से 2 0 कट गया। 104 को 104 से गुणा करते हैं तो 10,816, फिर 104 से गुणा करेंगे तो एक बार तो आप 100 से गुणा कर दीजिए, ये हो गया 100 से। अब 4 से गुणा कर दीजिए 64, 8 चौके 32 और 4 एकम 4, जोड़ने पर ये आ गया टोटल। अब इसको 7 से और गुणा करना है, 7 चौके 28, 7 चौके 42 और 44, 56 60 6 0, 7 चौके 28 34, 3, 7 दूनी 14 और 3 17 और 8 और 7 एकम 7। गुणा दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, अब हमें भाग देना है 100 गुणा 100 से। 100 गुणा 100 में 4 0 है तो 1 2 3 4 यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो ये मिश्र धन हो गया 787.40। इसमें से मूलधन घटा देंगे तो 87.40 जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 3 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, एक 2 अंकीय संख्या उल्ट जाती है जब उस संख्या का 1/5वां भाग उसमें जोड़ा जाता है। उस संख्या का 40% ज्ञात करना है। तो ये बाई ऑप्शन बहुत इजी हो जाएगा। तो 40% है वो 32 है, तो वो संख्या पता कर लेंगे। जैसे 40% 32 है तो 100% यानी वो संख्या कितनी है, 32/40 गुणा 100, तो 4 8 32, 8 2 80 है। अब 80 का 5%, 5वां भाग अगर इसमें जोड़ें तो ये संख्या के अंक जो है आपस में पलट जाने चाहिए। 80 का 5वां भाग हो गया 16 5 80 16, और 80 और 16 जोड़ेंगे तो 96, अंक नहीं पलटे। 80 को पलटने पर तो 08 बनना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऐसे ही दूसरा तीसरा चौथा सॉल्व करेंगे। जैसे ये पिक करते हैं तो ये 40% है 18, तो वो संख्या कितनी होगी, यानी 100% कितना होगा, 18/40 गुणा 100, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 2 एकम 2, 2 5 10, 9 5 45, यानी वो संख्या जो है वो 45 है। अब इस संख्या का 5वां भाग अगर इसमें जोड़ें तो संख्या के अंक पलट जाने चाहिए, यानी 54 आना चाहिए। तो 45 का 5वां भाग कितना हो गया 9, और 45 और 9 54। देखो अंक आपस में पलट गए हैं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन इसका सही है, यानी वो संख्या 18 है जिसका 5वां भाग जोड़ने पर अंक आपस में पलट जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक मित्र दूसरे मित्र से कह रहा है यदि तुम मुझे 100 रुपये दो तो मैं तुमसे 2 गुना धनी हो जाऊंगा, यानी दुगने पैसे हो जाएंगे तुमसे। और फिर दूसरा पहले से कह रहा है यदि तुम मुझे 10 रुपये दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। तो दोनों के पास कितने कितने रुपये बताना है। बाई ऑप्शन इजीली हो जाएगा। मान लीजिए ये 140 है, इसके पास 170 है। ये इसको अगर 100 रुपये देता है तो इसके पास 240 हो जाएंगे और इसके पास बचेंगे 70। तो ये जो है इससे दुगुना धनी नहीं हो रहा है, दुगने से ज़्यादा ही हो रहा है। अगर ये लें तो इसको ये 100 रुपये देता है तो इसके पास 150 हो जाएंगे, इसके पास बचेंगे 70, तो भी ये दुगना नहीं है। ये इसको अगर 100 रुपये देता है तो इसके पास 130 हो जाएंगे और ये 70 बचेंगे, तो दुगना नहीं है। ये 100 रुपये इसको देगा, ये 100 इसको देगा, तो 100 और 40 140 हो गए और इसके पास बचेंगे 70। अब ये जो है इससे दुगना धनी हो गया, 70 दूना 140। दोबारा आगे भी लाइन चेक कर सकते हैं। 10 रुपये दो, अगर ये इसको 10 रुपये दे तो इसके पास 180 हो जाएगा और इसके पास बचेगा 30 रुपये। तो ये जो है दूसरा मित्र वो इससे 6 गुना धनी हो जाएगा, 30 छिक्का 180। तो इसका डी ऑप्शन सही है। पहले मित्र के पास 40, दूसरे के पास 170 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रितु और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात, आयु का औसत 22 वर्ष है। 8 वर्ष बाद प्रिया और रितु का आयु का अनुपात 7:8 है। 2 वर्ष पहले रितु की आयु और प्रिया की आयु का अनुपात क्या है ये बताना है। तो रितु और प्रिया की दोनों के आयु का जोड़ कितना है, औसत 22 है, तो जोड़ कितना हो जाएगा 22 गुणा 2 44 वर्ष। 8 वर्ष बाद जो है इनका आयु का योग कितना हो जाएगा, 8 साल बाद रितु भी +8 प्रिया भी +8, तो 16 साल प्लस हो जाएगी आयु, तो टोटल आयु हो जाएगी 60 साल। ये 60 साल जो है रितु और प्रिया की 8 साल बाद की कुल आयु है। क्योंकि बाद का अनुपात दिया है तो हम उनकी एग्जैक्ट आयु बता सकते हैं। प्रिया की आयु बतानी है तो प्रिया का अनुपात 7 बटा अनुपातों का योग 7 और 8 15 गुणा में 8 साल बाद की दोनों की आयु 60, तो 7 चौके 28 वर्ष और रितु की आयु हो जाएगी 8 बटा 15 गुणा 60।
यानी 8 चौके 32। ये जो दोनों की उम्र है वो 8 साल बाद की है। हमें अनुपात बताना है 2 वर्ष पहले की। तो 8 घटाएंगे तब तो आएगी इनकी वर्तमान आयु। ये इनकी वर्तमान आयु है, 32 में से 8 जाएगा 24। हमें 2 वर्ष पहले की बताना है तो दो और घटाना है, 18 और ये 12। किसकी बतानी है? ऋतु की। तो पहले ऋतु की 12 और फिर प्रिया की। 12 अनुपात 18, 2 से कट जाएगा, 2 छिक्के 12, 3 से कट जाएगा, 3 चौके 12 और 3 छिक्के 18। और भी कट रहे तो दोबारा चेक करते हैं इसको। यहाँ गलत लिख दिया, 24 माइनस 2 22। तो ये हो गया 22 अनुपात 18। 22 में 2 का भाग देंगे 11, 18 में 2 का भाग देंगे 9। तो 11 अनुपात 9 है। 2 वर्ष पहले ऋतु और प्रिया की आयु का अनुपात 11 अनुपात 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक साइकिल के अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 10% बढ़ाकर लिखता है, पुनः किसी ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो दुकानदार को लाभ होगा या हानि होगी, या ना लाभ ना हानि होगी। देखो 100 रुपये क्रय मूल्य है साइकिल का, अगर तो अंकित मूल्य कितना कर रहा है? 10% बढ़ा के लिख रहा है। तो 100 का 10% 10 हो गया, यानी 110 उसको अंकित कर रहा है। अब इस 110 पर छूट दे रहा है 10% की, तो 100 माइनस 10 90% पर बेचेगा तो 99 रुपये की बेचेगा। तो 100 रुपये क्रय मूल्य है और 99 उसको बेचा है, तो 1 रुपये की हानि हो गई है। तो यहाँ पर हानि होगी इस दुकानदार को। अगला क्वेश्चन है, एक नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर का जो सफ़र है वो 10 घंटे में तय करती है। दोबारा 13 घंटे में वो धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर। तो नाव के स्थिर पानी में चाल, तो नाव की जो स्थिर पानी में चाल है वो यू किलोमीटर प्रति घंटा है, और पानी की जो चाल है वो v किलोमीटर प्रति घंटा है। अब अगर धारा के साथ चलेंगे तो हमारी चाल u प्लस वी हो जाएगी, और धारा के विपरीत चलेंगे तो u माइनस वी हो जाएगी। अब धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर चल रहे हैं तो समय कितना लगेगा? दूरी बटा में चाल। धारा के प्रतिकूल जा रहे हैं तो u माइनस वी, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। और 44 किलोमीटर जा रहे हैं धारा के अनुकूल तो u प्लस वी। ये टोटल टाइम बराबर कितना हो गया? 10। और दोबारा 13 घंटे लग रहा है। अगर हम 40 किलोमीटर प्रतिकूल, तो 40 दूरी होगी और चाल होगी हमारी u माइनस वी। प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल चलेंगे तो चाल u माइनस वी, और धारा के अनुकूल चलेंगे 55 किलोमीटर तो चाल होगी u प्लस वी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके u और v की मान निकालने हैं। बहुत इजी है। आप 1 बटा u माइनस वी को x मान लेंगे नया चर, और 1 बटा u प्लस v को y मान लेंगे। तो ये 30x प्लस ये बनेगा 44y बराबर 10, और ये बनेगा 40x प्लस 55y बराबर 13। अब यहाँ हमें x का मान, x का विलोपन करना है अगर, तो ये गुणांक बराबर करने हैं। तो इसको 4 से गुणा कर देंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे, 30 चौके 120, इसको 4 से गुणा करेंगे 176y, इसको 4 से गुणा करेंगे 40, ये 120 प्लस इसको 3 से गुणा करेंगे 165y, इसको 3 से करेंगे 39। अब घटा देंगे, 176 में से 165 जाएगा तो 11, और 40 में से 39 जाएगा तो 1, तो y का मान आ गया 1/11। और ये 1/11 अगर इसमें रखेंगे तो x का मान आ जाएगा 44। थोड़ा सा लेंथी सवाल है। 30x प्लस 44 गुणा यहाँ रखेंगे 1/11, तो 1/11 रखने पर 11 चौके 44, 4 माइनस का हो जाएगा, 10 माइनस 4 6 हो जाएगा। x बराबर आ जाएगा 6/30 यानी 1/5। अब x का मान 1/5 आ गया और y का मान 1/11 आ गया। तो u माइनस वी जो है वो हो गया 5, और u प्लस v जो है वो 11 एकम 11 हो गया। हमें u का मान निकालना है। u हमारा था नाव के स्थिर पानी में चाल, तो जोड़ करके प्लस u माइनस v कैंसिल हो जाएगा, u और u 2u हो जाएगा, 11 और 5 16, और u का मान आ जाएगा 16/2 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा नाव के स्थिर पानी में चाल होगी।